दोस्तों, कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक नाम के पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं? क्यों इस धरती को पाने के लिए बार बार इस पर आक्रमण हुए? इसकी वजह थी दौलत और वो चमक जो पूरी दुनिया को भारत की ओर खींच लाती थी। अगर हम पिछले 1500 सालों का इतिहास देखें तो भारत पर सैकड़ों इन्वेजन हुए। कुछ आए, लूट मचाई और लौट गए, और कुछ ऐसे भी थे जो यहीं रुक गए, इस मिट्टी को अपना बना लिया और अपने अपने राजवंशों की स्थापना की। लेकिन इन सब के बीच एक सच हमेशा जिंदा रहा। भारत कभी उतना एकजुट नहीं रह पाया जितना वो अपने स्वर्ण काल में था। कुछ साम्राज्य ऐसे भी आए जिन्होंने इस देश को जोड़ने की कोशिश की, कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन वो एकता, वो मजबूती फिर कभी वापस नहीं आ पाई। और तब से लेकर आज तक गोल्डन एज को वापस लाने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया है। और यहीं पर एक सवाल उठता है, जब हम तब कर सकते थे तो अब क्यों नहीं? तो इसी जज्बे के साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और अपनी उसी गौरवपूर्ण विरासत को महसूस करते हैं। ये उपलब्धि हमें एक दिन में नहीं मिली थी, ये सदियों की मेहनत का परिणाम था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ईसा के बाद की पहली सदी में भारत एक सिंगल एम्पायर नहीं था। यहां कई शक्तिशाली राज्य थे जो अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति दिखा रहे थे। उत्तर में कुषाण साम्राज्य, दक्षिण में सातवाहन वंश और चोल, चेरा और पांड्य जैसे साम्राज्य। हर जगह ताकत थी, हर जगह समृद्धि थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, एकता। भारत कमजोर नहीं था, बस एकजुट नहीं था। इस दौर की सबसे बड़ी खासियत थी भारत का व्यापार। रोम के साथ भारी मात्रा में व्यापार होता था। भारत एक्सपोर्ट करता था स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और प्रेशियस स्टोन्स, और बदले में रोम से सोना भारत में आता था। इसीलिए कहा जाता है कि उस समय भारत का जीडीपी दुनिया का लगभग 30% था। ट्रेड नेटवर्क इतने एडवांस्ड थे, जमीन पर सिल्क रूट और समुद्री रास्ते दोनों का इस्तेमाल होता था। दुनिया भारत से खरीद रही थी और भारत में सोना भर रहा था। शहरों में बड़े बड़े बाजार थे, व्यापार बिल्कुल व्यवस्थित था, सामाजिक व्यवस्था मजबूत थी, जैसे वर्ण व्यवस्था, लेकिन धीरे धीरे वो जटिल भी होती जा रही थी। इसी दौरान हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही अपने अपने तरीके से फल फूल रहे थे। और यही उस दौर की सबसे बड़ी ताकत थी, विविधता में संतुलन। एक सवाल फिर से उठता है, अगर भारत इतना रिच था तो गोल्डन एज इतना लेट क्यों आया? और यहीं से कहानी शुरू होती है गुप्त वंश की। और फिर एक ऐसा दौर आता है जब इतिहास अपनी दिशा बदलता है। कैसे एक डायनेस्टी ने इस स्कैटर्ड लैंड को एक यूनिफाइड सिविलाइजेशन में बदल दिया। सच ये है, जमीन पहले से तैयार थी, बस जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की। तीसरी सदी के अंत तक पुराने साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगे। कुषाण साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, सातवाहन भी अपनी पकड़ खो रहा था, और फिर एक पावर वैक्यूम पैदा हुआ। छोटे छोटे रूलर्स के बीच कंपटीशन बढ़ने लगा। जब पुरानी ताकत गिरती है तब नए लीडर्स के लिए रास्ता खुलता है। इतिहास में कई बड़े सम्राट हुए जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एम्पायर सिर्फ जीतते नहीं, बनाते हैं। और ऐसे ही एक सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने एक छोटे से क्लैन को भारत का गोल्डन एज देने वाला साम्राज्य बना दिया। उनका ओरिजिन माना जाता है मगध क्षेत्र से। आज का बिहार, पूर्वी यूपी, यही वो भूमि है जहां से पहले भी मौर्य जैसे महान साम्राज्य उभर चुके थे। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने तीसरी सदी में करीब 240 से 280 के बीच में की थी, जिसे उनके बेटे घटोत्कच ने आगे बढ़ाया और फिर सत्ता चंद्रगुप्त प्रथम के पास आई। गुप्त वंश शुरू में एक छोटा सा पावर सेंटर था, लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत बड़ा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक चीज समझ ली थी, सिर्फ तलवार से राज्य नहीं बनते, इसलिए उन्होंने खुद को सिर्फ रूलर नहीं, एम्पायर बिल्डर बनाया। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी वैशाली क्षेत्र का एक सम्मानित कुल था। उनका राजनीतिक प्रभाव और दूसरे राज्यों से संबंध बेहद मजबूत थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्पेशल गोल्ड कॉइन्स भी चलवाए, जिनमें उनका और कुमार देवी का नाम साथ में छपा था। सोचिए, उस समय के लिए कितनी बड़ी बात थी। महारानी को भी राजा के बराबर का दर्जा दिया गया। इससे सिर्फ एक अलायंस नहीं, एक मैसेज गया, पावर पार्टनरशिप से बनती है। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनका नाम
भारत के अलग अलग राज्यों में गूंजने लगा। उनमें शक्ति भी थी और साहस भी, और सबसे बड़ी बात, उनमें विजन था। इसी विजन के साथ उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया और लगभग 319 ईस्वी के आसपास गुप्त एम्पायर की रियल स्थापना हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया टाइटल अपनाया, महाराजाधिराज, किंग ऑफ किंग्स। यह सिर्फ एक टाइटल नहीं था, यह एक डिक्लेरेशन था कि अब वो सिर्फ एक रीजनल किंग नहीं बल्कि एक सुप्रीम रूलर बन चुके हैं। यह वही पल था जब एक राजा सम्राट बन गया। उन्होंने स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशंस किए, मगध पर नियंत्रण, गंगा के मैदानों पर नियंत्रण। और ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण थे? उपजाऊ भूमि, ट्रेड रूट्स, और इसका परिणाम यह हुआ कि इकोनॉमिक बेस स्ट्रांग हो गया। उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट की, छोटे रूलर्स को या तो कंट्रोल में लिया या अलायंसेस के जरिए जोड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण, एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। वो स्ट्रक्चर जो सदियों से भारत में मिसिंग था। मौर्य वंश के पतन के बाद पहली बार किसी ने भारत को एकजुट करने का सपना देखा, और तब समझ आता है एम्पायर तलवार से नहीं, सिस्टम से बनता है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण चंद्रगुप्त प्रथम थे। उन्होंने गुप्त वंश का आर्किटेक्ट का काम किया। चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक फाउंडेशन रखी जिस पर आने वाले समय में भारत का गोल्डन एज खड़ा होने वाला था। और इस कहानी को आगे बढ़ाया उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त वे सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, फिर भी उन्हें ही चुना गया। क्यों? क्योंकि उनमें सिर्फ राजकुमार होने की पहचान नहीं थी, उनमें एक योद्धा की शक्ति थी और एक रणनीतिकार की सोच। गुप्त सिंहासन पर बैठने के लिए सिर्फ जन्म नहीं, योग्यता भी चाहिए थी, और यह योग्यता समुद्रगुप्त में कूट कूट कर भरी हुई थी। इतिहास में कई जीतने वाले राजा हुए, लेकिन उनमें कुछ ही ऐसे राजा हुए जिन्होंने जीत के बाद सिस्टम बनाया, और समुद्रगुप्त उनमें से एक थे। समुद्रगुप्त ने भारत को जोड़ने का काम किया। उनके जीवन और विजयों का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है इलाहाबाद स्तंभ लेख में। उन्होंने उत्तर भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया, एक मजबूत केंद्रीय सत्ता बनाई। लेकिन असली प्रतिभा यहां दिखती है। भारत के बाकी राज्यों के लिए उन्होंने अलग रणनीति अपनाई, राजाओं को हराया, लेकिन उन पर अपना सीधा राज नहीं किया, उन्हें उनकी जगह पर रहने दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन राजाओं को समुद्रगुप्त को अपना महाराजाधिराज मानना पड़ता था और उन्हें टैक्स या ट्रिब्यूट देना होता था। और यही थी समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी शक्ति, उनकी रणनीति। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने हर क्षेत्र के लिए एक ही नीति नहीं अपनाई, उनकी 3 स्तरीय रणनीति थी। उत्तर भारत पर सीधा शासन, दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण और सीमा राज्यों से कूटनीतिक संबंध। और परिणाम, एक विशाल साम्राज्य और मजबूत स्थिरता। उन्होंने हर जगह जीतने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर जगह कंट्रोल जरूर बनाया। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वे एक कला प्रेमी भी थे। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मतलब एक तरफ अद्वितीय योद्धा और दूसरी तरफ संवेदनशील कलाकार। उन्होंने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्ण को बोधगया में मठ और विश्राम गृह बनाने की अनुमति दी। इससे पता चलता है कि उनके शासन में धर्म और कला को कितनी स्वतंत्रता थी। उन्होंने विद्वानों को भी बहुत समर्थन दिया। संस्कृत को राजभाषा का दर्जा मिला, जिससे आगे चलकर कालिदास जैसे महान रचनाकार उभरे। समुद्रगुप्त ने सिर्फ राज्य नहीं जीते, उन्होंने भारत को एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें शांति भी थी, कला भी थी और समृद्धि भी। और शायद इसीलिए इतिहास उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं, एम्पायर बिल्डर के नाम से याद करता है। इतिहासकारों ने उन्हें एक और नाम दिया, इंडिया का नेपोलियन। और अब सवाल उठता है, समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ? उनके बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आगे चलकर विक्रमादित्य भी कहा गया, ने गद्दी संभाली। लगभग 375 ईस्वी के आसपास जहां समुद्रगुप्त ने साम्राज्य बनाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे अपने शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने पश्चिम भारत के शक शासकों को पराजित किया, गुजरात और मालवा उनके नियंत्रण में आए, और सबसे महत्वपूर्ण, अरब सागर के बंदरगाहों पर नियंत्रण। इसका मतलब क्या था? यूरोप और मध्य पूर्व से सीधा समुद्री व्यापार। अब भारत सिर्फ एक लैंड पावर नहीं था, वह एक ग्लोबल ट्रेड पावर बन चुका था। और यहीं से गोल्डन एज अपने चरम पर पहुंचता है। संस्कृति का विस्फोट, ज्ञान का विस्फोट। उनके दरबार में थे 9 रत्न, जिनमें ऐसे विद्वान और कलाकार थे जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में
अद्वितीय महारत हासिल थी और उन्हीं में से एक नाम कालिदास, जिन्हें भारत के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है। विक्रमादित्य के शासन में विज्ञान ने भी बड़ी प्रगति की। खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय फलने फूलने लगे और चीनी यात्री फाहियान ने लिखा, लोग शांति प्रिय थे, अपराध बहुत कम था और लोग समृद्ध थे। यह वही समय था जब भारत सच में सोने की चिड़िया था और इसी तरह गोल्डन एज अपने शिखर तक पहुंच गया। दोस्तों, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि जब कोई साम्राज्य अपने चरम पर होता है तभी उसके पतन के बीज भी बोए जा चुके होते हैं, और गुप्त साम्राज्य के साथ भी यही हुआ। विक्रमादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, परंतु इस विशाल साम्राज्य के पूरी तरह समाप्त होने में अब भी समय बाकी था। उनके बाद आए कुमारगुप्त प्रथम। उनका शासन ज्यादातर स्थिर और शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने साम्राज्य को संभाला, लेकिन कोई बड़ा विस्तार नहीं हुआ। कुमारगुप्त में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाल कर रखा, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पाए। उनके बाद आए स्कंदगुप्त। उनका शासन लगभग 12 वर्ष चला और उनके सामने सबसे बड़ा चुनौती था हूणों का आक्रमण। मध्य एशिया के हूणों ने भारत पर हमला किया। यह अत्यंत विनाशकारी आक्रमण थे। स्कंदगुप्त ने किसी तरह हूणों को पराजित किया और अपने साम्राज्य को बचाया। जीत तो मिल गई, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी थी। यह युद्ध अत्यंत खर्चीला साबित हुआ। राजकोष खाली होने लगे और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा। इसीलिए स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान राजा माना जाता है। उनके बाद कमजोर शासक आए। केंद्रीय नियंत्रण धीरे धीरे टूटने लगा। जो राज्य अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे धीरे धीरे हाथ से निकलने लगे। राजनीतिक विखंडन बढ़ने लगा। साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगा। व्यापार पर असर पड़ने लगा। सोने का प्रवाह कम होने लगा। हूणों ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिए और फिर मजबूत नेतृत्व समाप्त हो गया। अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और गुप्त साम्राज्य बिखर गया। सोने की चिड़िया अब भी अमीर थी, लेकिन उसके पंख कमजोर हो चुके थे और धीरे धीरे वह एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गई जहां चमक तो थी, लेकिन सुरक्षा नहीं थी। विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिनका कार्यकाल 540 से 550 ईस्वी तक रहा, और गुप्त साम्राज्य के समाप्त होते ही स्वर्ण युग भी समाप्त हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत कभी सिर्फ एक साम्राज्य नहीं रहा। वह एक सोच है, एक सभ्यता है जो गिरकर भी हर बार उठती है। तो सवाल यह नहीं है गोल्डन एज खत्म क्यों हुआ, सवाल यह है क्या हम उसे दोबारा ला सकते हैं? क्योंकि हर दौर में एक नई कहानी लिखने का मौका होता है, और शायद अगली गोल्डन एज की कहानी हमारे ही दौर में लिखी जाए। इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही रोचक तथ्यों को कहानी की तरह सुनने के लिए कहानी एंगल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।